नयन, परिवार सबसे ऊपर होता है। तुम्हारे बाबा को बचाने के लिए क्या तुम मुझे कमल चौधरी के हाथ छोड़ दोगे? काजल की ये बात सुनकर नयन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं काजल, ऐसा मत सोचो। हाँ, मैं बाबा को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, पर मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालूंगा। मुझे राजीव को ढूंढना ही होगा। कमल चौधरी के लोग नयन को सारे शहर में ढूंढ रहे थे और 2 लोग उसके घर के बाहर भी खड़े थे। इसलिए काजल को पहले किसी सेफ जगह पर छोड़ना ज्यादा जरूरी था। नयन उसे वापस चौधरी के बंगले के बेसमेंट में ले गया। नयन ने अपने पॉकेट से एक छोटा फोन निकाला और काजल को दिया। ये फोन उसने काजल के लिए ही लिया था। नयन ने कहा, ये रखो, इसमें मेरा नंबर सेव्ड है। कुछ भी हो मुझे कॉल करना। और हाँ, इसमें टॉर्च भी है, अगर अंधेरे में डर लगे तो यूज करना। अब मुझे जाना होगा, मुझे बाबा और सोनी को बचाना है। काजल फिर बोली, नयन, तुमने पहले भी इस बात का जवाब नहीं दिया था। सोनी ने ऐसा क्यों कहा कि वो तुम्हारे घर की बहू है? क्या तुम्हारा कोई दूसरा भाई भी है? घबराते हुए नयन ने कहा, नहीं, सोनी मुझसे शादी करने के लिए यहाँ आई थी। काजल एकदम चुप हो गई, जैसे उसका दिल ही टूट गया था। उसने नयन की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम्हें सोनी पसंद है? नयन को सोनी अच्छी लगती थी, पर उनके बीच प्यार जैसा कुछ नहीं था। नयन ने थोड़ा समय लिया और कहा, सोनी एक अच्छी लड़की है। उसने मेरे परिवार के लिए अपनी जान मुश्किल में डाली है, इसीलिए मुझे उसकी चिंता है। काजल ने कहा, सिर्फ इतना ही है ना? पक्का ना? काजल को अपने लिए पॉजिटिव देखकर नयन को एक अलग ही खुशी मिली। इतनी टेंशन में भी काजल की वजह से उसको अपना मन हल्का लगने लगा। वो इस एहसास में बह गया। वो काजल के और पास आया और दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर माथे को चूम लिया। फिर नयन ने हिम्मत करके कहा, सोनी को बचाना मेरा फर्ज है, पर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। पहले नहीं बोल पाया, पर अब बोल देता हूँ। आई लव यू काजल, मुझसे शादी करोगी? नयन के इस प्यार के इजहार से काजल चौंक गई, पर फिर उसके चेहरे पर खुशी नजर आई। काजल ने शर्माते हुए कहा, मैंने तो कश्मीर में ही तुम्हारी फोटो देखकर तुम्हें अपना पति मान लिया था। पता है, मेरी एक छोटी बहन भी है, उससे तो तुम किसी हीरो की तरह लगे। जब ये सब ठीक हो जाएगा तब हम दोनों एक बार कश्मीर चलेंगे, छुटकी से मिलने। अभी तुम जाओ, बाबा और उस सोनी को बचाओ। नयन ने जब काजल के मुंह से छुटकी शब्द सुना तो उसे अपनी बहन याद आ गई। उसने काजल के माथे को चूमा और वहां से निकल गया और कमल चौधरी की हवेली के पास पहुंचा। वो छुप कर अंदर देखने की कोशिश करने लगा। कमल के लोगों ने सुंदरलाल और सोनी को बाहर आंगन में बांधा हुआ था। नयन ने देखा कि सुंदरलाल जख्मी था। नयन का मन किया कि वो अभी अंदर जाकर अपने बाबा को बचा ले, लेकिन तभी कमल चौधरी ने अपनी पॉकेट से गन निकाली और सुंदरलाल पर तान दी। नयन ये देखकर वहीं रुक गया। तभी दूसरी तरफ बंदी सोनी चिल्लाने लगी, ये क्या जंगल राज लगा रखा है? दिमाग ठीक नहीं है क्या? एक बंधे हुए बुजुर्ग आदमी पर अपनी गन की ताकत दिखा रहे हो? कमल चौधरी ने गुस्से में गन सोनी की तरफ घुमा दी और कहा, दिखाओ तुझे अपनी ताकत। तभी मीनू सोनी के सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ते हुए बोली, पापा मत करिए प्लीज, ये यहाँ की नहीं है, बेवकूफ है, मैं समझाती हूँ उसे, आप शांत हो जाइए। अब अक्षय कमल चौधरी के पास आया और धीरे से संभालते हुए गन उसके हाथ से ले ली। पापा छोड़ दीजिए सुंदर काका को, ये हमारे खास है, आपकी एक आवाज पर जान दे सकते हैं, मत मारिए इन्हें। कमल चौधरी ये सुनकर बोला, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, नमक हराम है ये लोग। अक्षय ने आगे कहा, पर आप सोनी को तो छोड़ दीजिए, उस बेचारी का क्या कसूर है? सोनी सुंदरलाल की हालत देखकर बहुत दुखी थी। उसे समझ आ गया था कि कमल चौधरी किसी की नहीं सुनने वाला। सोनी ने कहा, जिसे अपने एक ईमानदार वर्कर पर दया नहीं आ रही, वो मुझ पर क्या एहसान करेगा? इन्हें शर्म आनी चाहिए।
कैसे एक बूढ़े आदमी को बेरहमी से मार रहे हैं। ये सुनते ही कमल चौधरी गुस्से से लाल हो गया और उसने सोनी को जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ की गूंज इतनी थी कि वो नयन के कानों तक गई। नयन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उसे ये भी पता था कि काजल सही कह रही थी। उसका ऐसे बिना तैयारी के कमल चौधरी के सामने जाना बेवकूफ़ी होती। तभी अक्षय ने आगे होकर कमल चौधरी को हटाया और अंदर ले गया। सोनी जमीन पर गिर गई थी और मीनू ने उसके पास आकर उसे संभाला। उसने उसे पानी पिलाया और एक पिलर के पास बिठाया। सोनी की हालत देखकर मीनू का दिल भर आया था। उसने कहा, तुम क्यों इनके चक्कर में पड़ रही हो? जल्दी जाओ यहाँ से, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इस शहर में औरतों की इज्जत करना कोई नहीं जानता। अतीत की गलती दोहराना इनके खून में है। सोनी ये सुनकर तुरंत बोली, कौन सी गलती? तभी अक्षय वापस बाहर आया और मीनू पर चिल्लाने लगा, तुम ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ, अंदर जाओ, पापा को चाय बना कर दो। मीनू चुपचाप अंदर चली गई। फिर अक्षय ने खुद सुंदरलाल की रस्सी खोली और उन्हें चेयर पर बैठाते हुए बोला, किसी में थोड़ी सी भी हिम्मत और इंसानियत है तो इन्हें पानी पिला देना। ये कहते हुए अक्षय वहां से निकल गया। नयन ने सोचा यही मौका है अक्षय से बात करने का। जैसे ही अक्षय बाहर निकला, नयन ने उसे पीछे से धीरे से आवाज दी। अक्षय उसे देखकर घबराते हुए उसके पास गया और कहा, नयन, मैं तुझे ही ढूंढने जा रहा था, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। नयन बोला, भाई तू तो मेरा यकीन कर, मुझे नहीं पता राजीव भैया कहाँ है। मेरे जंगल में जाने से पहले ही वो लाश वहां से गायब थी। तू मेरे साथ चल, मैं अभी चौधरी अंकल को सारा सच बता दूंगा। अक्षय ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और कहा, तू कहेगा और वो मान लेंगे, है ना? जान से मार देंगे तुझे अगर बिना भैया और भाभी की बॉडी के उनके सामने गया तो। अभी एक काम कर, तू ठाकुर माँ को लेकर मंदिर के पास वाले घर में पहुंच। मैं तुझे वहीं मिलूंगा और टेंशन मत ले, मैं सुंदर काका को कुछ नहीं होने दूंगा। उनकी लड़ाई के बाद ये पहली बार था जब उन दोनों ने बात की थी। अक्षय की बात सुनकर नयन को तसल्ली हुई कि उनकी बचपन की दोस्ती एक छोटी सी गलतफहमी से टूट नहीं सकती थी। नयन को अक्षय पर पूरा यकीन था। वो अक्षय की बात मानकर ठाकुर माँ को लेने चला गया। कमल चौधरी के लोग नयन के घर के सामने ही खड़े थे। उन्हें देखकर नयन पीछे के रास्ते से छिपते हुए घर में घुस गया। उसे देखते ही ठाकुर माँ ने करहाते हुए कहा, क्या किया तूने नयन? नयन ठाकुर माँ से बोला, मेरा यकीन करो, राजीव या उसकी लाश मेरे पास नहीं है। मैंने वहां पर बस एक बड़ा सा गड्ढा देखा था जो कि खाली था। मुझे इस बारे में और कुछ नहीं पता। इससे पहले कि ठाकुर माँ कुछ कहती, नयन ने कहा, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। इतना कहते हुए नयन ने ठाकुर माँ को सहारा दिया और वो दोनों वहां से कुल मंदिर की तरफ जाने के लिए निकल पड़े। जाने से पहले ठाकुर माँ ने अपना लाल बैग और कुछ सामान साथ ले लिया था। दोनों छिपते छिपाते कुल मंदिर के पास पहुंच गए थे। तभी ठाकुर माँ की नजर उस पेड़ पर पड़ी और वो भी घबरा गई। ठाकुर माँ ने नयन का हाथ जोर से पकड़ के कहा, ये उस पेड़ पर पत्ता कब आया? कल सुबह जब मैं और सुंदर यहाँ आए थे तब तो नहीं था। पता नहीं क्या होने वाला है इस शहर में। चल चल, मुझे पीछे वाले घर में ले चल, जल्दी कुछ करना होगा। नयन को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, ठाकुर माँ, आप इतना घबरा क्यों रही है? पता ही तो है। ठाकुर माँ कुछ देर सोचते हुए बोली, 130 सालों में ये पहली बार हो रहा है। अगर पूरे पत्ते आ गए मतलब शाख चुन्नी वापस आ गई है। ठाकुर माँ की ये बात सुनकर नयन को भी एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई, लेकिन नयन ऐसी बातों को इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था। नयन ने ठाकुर माँ को सहारा दिया और दोनों छोटे वाले घर में चले गए। नयन ने उस घर का दरवाजा खोला और देखा कि अंदर बहुत अजीब सा सामान रखा हुआ है, जैसे वहां कोई अक्सर आकर पूजा करता था। दूसरे कमरे में एक काली माँ की मूर्ति भी थी। नयन और ठाकुर माँ ने उस मूर्ति को प्रणाम किया और ठाकुर माँ ने अपनी लाल पोटली वहां मूर्ति के पैरों पर रख दी। नयन ने इसके बाद कहा, ठाकुर माँ, बाबा और सोनी को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? ठाकुर माँ ने जवाब दिया, तुझे चौधरी के बंगले पर जाना होगा।
वहाँ राजीव के कमरे में एक लाल रंग का छोटा संदूक दिखेगा, वो लेकर आ जा। नैन को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, उसमें ऐसा क्या है जो बाबा और सोनी की जान बचा सकता है? लेकिन ठाकुर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने लाल बैग से एक पीले रंग का धागा निकालती है। ये धागा कुछ अजीब सा था और उसमें एक गहरे पीले रंग का पत्थर लगा हुआ था। वो नैन के बाएं हाथ पर यह धागा बांधने लगती है। नैन हैरान हुआ कि ठाकुर माँ ये सब क्या कर रही है। अब ये क्या है? ठाकुर माँ ने कहा, बस इतना समझ, ये धागा तेरी बुरी आत्मा से रक्षा करेगा, इसे खो मत देना। और हाँ सुन, उस संदूक को भूल कर भी खोलना मत, सिर्फ उठाकर मेरे पास ले आ। अब तू जा, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। नयन अब चौधरी के बंगले के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर नयन सीधे राजीव के कमरे की तरफ गया। राजीव के कमरे में अंधेरा था। नयन को लाइट स्विच नहीं मिल रही थी, तो उसने अपने फोन की लाइट जलाई और संदूक ढूंढने लगा। तभी उसे किसी आदमी के पैरों की आवाज आई। उसने सोचा कि कहीं किसी ने उसे यहाँ आते तो नहीं देख लिया। वो डर कर झट से बेड के नीचे छिप गया। नैन ने बेड के नीचे देखा कि मिट्टी से भरे हुए जूते पहनकर कोई अंदर आया। नैन डरा हुआ अंदर की तरफ खिसका। अचानक उसके पैरों से कुछ टकराया। उसने पलट कर देखा तो वहां एक छोटा सा लाल रंग का संदूक दिखा। उस पर हरे और काले रंगों से कुछ नक्काशी की हुई थी। तभी उस आदमी के कदम बेड की तरफ बढ़े और अचानक वो नीचे झुक गया। नैन की सांसें जैसे रुक सी गई जब उसने देखा कि वो राजीव था। राजीव का चेहरा और खराब लग रहा था। होंठ सूखे हुए, आंखों के नीचे काले गड्ढे और स्किन सफेद हो गई थी, मानो जैसे राजीव सच में एक लाश था। नैन ने अपनी सांसें रोक ली क्योंकि राजीव से अजीब सी सड़ी हुई सी बदबू आ रही थी। तभी अचानक राजीव नयन के हाथ और संदूक को दूर से सूंघने लगा, जैसे उसे नयन दिख नहीं रहा था। नयन की नजर उसके हाथ पर बंधे धागे पर पड़ी। उस धागे पर लगा पीला पत्थर अचानक से चमकने लगा। नयन को ये सब बहुत अजीब लगा। तभी राजीव उठकर सीधा खड़ा हो गया। नयन को अब वापस सिर्फ उसके जूते दिख रहे थे। नयन को अचानक ध्यान आया कि कहीं राजीव बेसमेंट की तरफ ना चला जाए जहां काजल छुपी हुई है। नयन ने संदूक को हाथों में जोर से पकड़ा। उसने सोचा वो बाहर निकलकर राजीव के सर पर इस संदूक को मारेगा और सीधा काजल के पास चला जाएगा। लेकिन जैसे ही नयन बाहर निकला, राजीव वहां नहीं था। नयन को झटका लगा कि अभी तो उसने जूते देखे थे, वो कमरे के बाहर कब गया? क्या राजीव यहाँ था ही नहीं, या ये सिर्फ उसका वहम था? नयन भागकर बेसमेंट की तरफ जाने लगा। बेसमेंट के पास पहुंच के नयन ने धीरे से काजल को आवाज दी। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। डर से नयन के कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मानो उसकी सांस ही अटक गई। वहां एक काले साए के बीच राजीव खड़ा था। राजीव सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे उसे अब नयन दिख रहा हो। क्या राजीव नयन और काजल को पकड़ लेगा? क्या है उस संदूक में? ठाकुर माँ आगे क्या करने वाली है? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।